सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाय CA प्रीति अग्रवाल। लॉ बनाएं आसान। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दीज ऑडियो सीरीज जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट बोले तो। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। शुरुआत करेंगे हम विद सेक्शन नंबर्स। लिस्ट मैं एक बार आपके साथ रिवाइज करा दूंगी और आपको बताऊंगी कि सेक्शन नंबर्स लाइन से कैसे याद करते हैं। एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको सिखाऊंगी एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आपको तुरंत सारे सेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे। देखो, ये जो हम ऑडियो लेक्चर्स कर रहे हैं ये फुल फ्लेज लेक्चर्स नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट दीज आर नॉट एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स जहाँ पर मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी। नहीं, ये ऑडियो लेक्चर्स का एम ये है कि आपको सारे सेक्शन नंबर्स, कीवर्ड्स, हेड पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊँगी। इफ़ यू वांट लेक्चर्स विच आर फुल रेगुलर लेक्चर्स देन यू कैन विजिट माय वेबसाइट capreetyagarwal.com और वहाँ पर आप जाके मेरे लेक्चर्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो। तो फुल लेंथ लेक्चर्स जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स हैं, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। तो एक बार वेबसाइट ज़रूर विजिट करना। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन ऑडियो लेक्चर्स में हम रिवाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। फटाफट हम वो कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। देखो, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन अगर आप ओन वर्ड्स में लिखते हो तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो फिर क्या बेसिस पे एग्जामिनर मार्क्स देगा ना। तो आपके आंसर में कीवर्ड्स तो आने ही चाहिए। उसी के साथ साथ आपको सेक्शन नंबर्स लिखने हैं, बिकॉज सेक्शन नंबर इज समथिंग विच विल मेक योर पेपर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो सेक्शन नंबर्स अगर आपने लिख लिए तो एग्जामिशन तो आपको पक्का मिल ही जाएगा। हेड पॉइंट्स अगर आपको याद आ जाते हैं तो फिर अंदर के आप ओन वर्ड्स में और थोड़े से कीवर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस तो फ्रेम कर लोगे, लेकिन हेड पॉइंट्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस एम से हमने ये ऑडियो लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं। और अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे जो सेक्शन नंबर्स चाहिए, यस, उनकी लिस्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 2 है, जो इंटरप्रिटेशनल क्लॉज है, जहाँ पर सारे डेफिनेशंस हैं, वो सेक्शंस हम कैसे याद करें। तो मैं एक स्टोरी बनाई है और बहुत ही लॉजिकल फ्लो में उसको हम याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम तक वो याद रहे। ठीक है, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशनल क्लॉज। ये डेफिनेशन वाला क्लॉज है। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए। लेकिन मुझे उसके पहले आप बताओ कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहला एलिमेंट क्या चाहिए। आई नीड ऑफर। तो ऑफर सबसे पहला एलिमेंट है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ए। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए सबसे पहला वो ऑफर को डिफाइन करता है। अच्छा, ऑफर के बाद क्या होता है? एक्सेप्टेंस। तो सेकेंड एलिमेंट है एक्सेप्टेंस, इसीलिए उसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज बी में। तो इजी है याद रखना, सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो इसीलिए हमारा जो सेक्शन 2 क्लॉज सी है वो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लॉज सी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। मुझे एक एग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए और कंसिडरेशन भी तो चाहिए। कोई फ्री में तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो थर्ड जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, लेकिन उसको हम इजीली याद कैसे रखेंगे? देना, लेना। देना डी, तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी। इजी है याद रखना। चलो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लॉज सी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसिडरेशन। तो मैं हमेशा आपके साथ रिवाइज करती रहूँगी, बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे हम सेक्शंस को, ताकि आपको वो एग्जाम तक अच्छे से याद हो जाए। तो सेक्शन 2 क्लॉज डी हमने पढ़ लिया, कंसिडरेशन देना लेना। अच्छा, ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया, कंसिडरेशन भी आ गया। अब क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। तो 2 क्लॉज ई डिफाइंस एग्रीमेंट। ई कैसे याद रखेंगे हम? क्योंकि एग्रीमेंट में बहुत सारे ईज हैं। देखो, एग्रीमेंट, तो सेक्शन 2 क्लॉज ई एग्रीमेंट। बहुत सारे प्रोमिसेस है ना यहाँ पर। मैंने प्रॉमिस दिया, सामने वाले ने प्रॉमिस दिया। दिस इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन 2 क्लॉज एफ।
ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस, 2C प्रॉमिसर प्रॉमिसी, 2D कंसिडरेशन, 2E एग्रीमेंट, 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। F के बाद आता है G वॉइड एब इनिशियो। अब ये कैसे याद रखेंगे? देखो एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन अगर उसमें मैंने कोई एलिमेंट प्रॉपरली नहीं लिखा या फिर वो ऑब्जेक्ट उसका अनलॉफुल हो गया तो फिर मेरा एग्रीमेंट तो गया ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ये गया। G वॉइड एब इनिशियो। सो वॉइड एब इनिशियो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है, जैसे आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आ गया, इट इज़ वॉइड एब इनिशियो। ये तो गया, ये एग्रीमेंट स्टेज पे ही गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो गया G वॉइड एब इनिशियो। देन सारे एलिमेंट्स अगर मेरे पास प्रॉपरली प्रेजेंट है तो फिर हाँ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, H हाँ कॉन्ट्रैक्ट टू H, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट, हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया। देन वी हैव वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I। सेक्शन 2I क्या बोलता है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्हें एनफोर्स करना है या नहीं करना है डिपेंड्स अपॉन वन पार्टी, दैट इज द अग्रीव्ड पार्टी। सो आई विल डिसाइड कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया है लेकिन इसको एनफोर्सिएबल रखना है या नहीं रखना है, वेदर आई वांट टू ट्रीट इट एज वैलिड और कैंसिल। सो आई विल डिसाइड, दैट इज 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जाता, देन इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड मतलब कि क्या? वॉइड मतलब कि भाई वो पहले वैलिड था, फिर लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो वॉइड हो जाएगा। जे सेक्शन 2J डिफाइंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड मतलब पहले वैलिड था, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि वो एनफोर्स नहीं हो सकता, इसीलिए वो वॉइड हो जाएगा। J तो लिस्ट क्या थी हमारी? सेक्शन 2A ऑफर, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2C प्रॉमिसर प्रॉमिसी, सेक्शन 2D कंसिडरेशन देना लेना, सेक्शन 2E एग्रीमेंट, बहुत सारे ईज हैं इसमें, दो बहुत सारे प्रोमिसेस थे, सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वॉइड एब इनिशियो आ गया, भाई ये तो गया। सेक्शन 2G वॉइड एब इनिशियो, सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको याद रखनी है क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आपको आनी ही चाहिए। तो इस वीडियोज़ में हम डेफिनेशंस भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो ये वीडियो में मैं एक ही बार बोलूँगी, लेकिन आप उसको रिवाइंड करके बार बार सुन लेना, 3 4 10 बार, अनलिमिटेड व्यूज़ दिए हैं हमने आपको, बार बार आप सुन लेना ताकि आपको ये डेफिनेशन, सेक्शन नंबर, हेड पॉइंट सारे याद हो जाएं। आफ्टर द एग्रीमेंट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H क्योंकि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। H सेक्शन 2H एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे इक्वेशन चाहिए, देन कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स अदर पार्टी कैन टेक एक्शन, ठीक है। देन वी हैव द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है टू पार्टीज। असेंशियल एलिमेंट्स का सेक्शन है सेक्शन 10। बाद में भी एक मेरा 10x वीडियो है जहाँ पर मैंने सारी लिस्ट ऑफ सेक्शन नंबर्स फिर से आपके साथ रिवाइज की हैं, तो उसमें हम पढ़ लेंगे सेक्शन 2 दोबारा से। देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ सेक्शन 10 टू सेक्शन 30, क्योंकि वो सारे हम टच करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में, और बाद में जैसे धीरे धीरे सेक्शंस आते जाएंगे मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करती जाऊंगी। 10x वीडियो में हम पूरी लिस्ट एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे ताकि आप वो वीडियो बार बार सुन सको और आपको एग्जाम तक वो सब सेक्शंस याद हो जाएंगे। तो क्या, हाँ, यस, देन लेट्स गो थ्रू द असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10, सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है दैट वी नीड टू पार्टीज। तो मिनिमम 2 पार्टीज तो हमें चाहिए, जो ऑफर देता है और जिसको हमने ऑफर दिया। यू कैन गिव द ऑफर टू योरसेल्फ। 2 डिस्टिंक्ट पार्टीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। Then we need proper offer and acceptance. Offer is the starting point of contract. This offer must be properly communicated. और जैसा ही मैंने ऑफर दिया है वो फिर सामने वाली पार्टी जब एक्सेप्ट करेगी तब एग्रीमेंट बनेगा।
तो देन देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बोथ मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. ऑफर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज B. तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया. Third element is enforceability. Enforceability means intention to sue, intention to file a case. If one party defaults, other party can take action. तो enforceability होनी चाहिए. ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई लीगल रिलेशन तो होगा ही, इंटेंशन तो है, बिजनेस या फिर कमर्शियल. और ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जहां पर ऐसा कोई भी अजम्पशन नहीं है? सोशल एंड डोमेस्टिक में. करेक्ट. इधर एक केस लॉ भी आता है, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. Then we need free consent. Section 13 defines consent and Section 14 defines free consent. जो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है. कंसेंसस एडिडम, यहाँ पर एक लैटिन फ्रेज भी है. कंसेंट फ्री होना चाहिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है. देन फ्री कब होता है? When it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Coercion defined under Section 15, undue influence Section 16, fraud Section 17, misrepresentation 18 and mistake 20. ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई हमारी, तैयार हो रही है धीरे धीरे, सेक्शन नंबर्स हमको याद हो रहे हैं. कोअर्जन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस. मेरे साथ साथ बोलो आप, बिकॉज बोलते रहोगे तो और भी अच्छे से याद होगा. सुनो एंड रिपीट आफ्टर मी. कोअर्जन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 एंड मिस्टेक 20. ठीक है. The next element is that there must be capacity of parties. Section 11, parties must be capable of entering into a contract. और ऐसी कौन सी parties है जो capable है? एक तो मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. कौन डिस्क्वालिफाइड है? एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरियंस, कॉन्विक्ट एंड इंसॉल्वेंट. अनसाउंड को हमने और भी डिस्कस किया है सेक्शन 12 में. The next element is that there must be lawful consideration and lawful object. Section 23. दोनों को सेक्शन 23 में डिफाइन किया है, बिकॉज दोनों हमेशा हैंड इन हैंड चलते हैं. जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा उसका ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन भी लॉफुल हो जाएगा, और जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है उसका कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होगा. दिस इज सेक्शन 23. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, एंड कंसिडरेशन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज D में. इधर का लैटिन फ्रेज है समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो. Object means the purpose for which we have entered into the contract. That purpose must be lawful. Agreement must not expressly be declared void. ये हमारा next essential element है. स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर रही हूँ ये आपको और भी अच्छी लगेगी इफ़ यू हैव माई नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू. तो हमारी जो बिजनेस लॉ की बुक है, यू कैन परचेज इट सेपरेटली फ्रॉम द वेबसाइट. इस बुक में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं, सिंपल ईजी लैंग्वेज में. जैसे अब आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से एकदम प्लान्ड तरीके से ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. तो उसी तरीके से बिजनेस लॉ की जो मेरी बुक है उसमें भी मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट फॉर्मेट में सारे प्रोविजंस लिखे हैं विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस. तो फॉर माय बिजनेस लॉ बुक यू कैन विजिट माय वेबसाइट capreetyagarwal.com और वहाँ से आप बुक खरीद सकते हो. अगर बुक आपके सामने होगी और आप उसी के साथ साथ ये लेक्चर सुन रहे हो ना, तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा यार लॉ कितना सिंपल है. इनफैक्ट ये तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है. तो टू ऑर्डर द बुक दैट इज़ अ बिजनेस लॉ बुक यू कैन विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. तो एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली वॉइड. अब वॉइड क्या होता है? वॉइड इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय लॉ. येस, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, क्योंकि लॉ में एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पर हम बोलते हैं ये सारे एग्रीमेंट्स तुम मत करना, ये हमारे लिए हमने बोला है वॉइड है. ठीक है, ये वॉइड है इसीलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते हैं. The agreements which are expressly declared void, they may include agreements in restraint of marriage. सेक्शन 26. ये सब मैं आपके लिए इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं इन एग्जाम और इनके सेक्शन नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हैं. तो सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, एग्रीमेंट्स इन नेचर ऑफ वेजर सेक्शन 30. तो दीज आर एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. लॉ बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो मत करना, ये सारे वॉइड हैं. फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है दैट द मीनिंग मस्ट बी सर्टन. सेक्शन 29. जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका मीनिंग सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. मीनिंग सर्टन होना चाहिए.
Possibility of performance, section 56, the contract must be possible, it must be capable of being performed. जैसे आप अगर बोल देते हो कि मैं एक मून ले आऊँ, स्टार ले आऊँ फ्रॉम द स्काई, सन ले आऊँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, फिजिकली इम्पॉसिबल, दैट इज़ वाई दे आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. फिर आपकी जो एग्रीमेंट है उसमें अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी करो, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ. जैसे कभी कभार बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए. ठीक है यार, ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी करेंगे, और अगर ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है तो हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. तो कभी कभार बोलते हैं कि जैसे एग्रीमेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लॉ बोलता है भाई वो तो राइटिंग में और रजिस्टर्ड भी होनी ही चाहिए. गिफ्ट की अगर आप डीड बना रहे हो तो गिफ्ट अगर आप किसी को दे रहे हो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो वो राइटिंग में होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए. तो ऐसी अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी करो, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ. तो स्टूडेंट्स, हमारे असेंशियल एलिमेंट्स क्या थे, चलो एक बार फिर से लाइन से पढ़ लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए. 2 parties, then we need proper offer and acceptance, free consent, capacity of parties, lawful consideration, lawful object, agreement must not expressly be declared void, meaning must be certain, possibility of performance and legal formalities. तो ये थे हमारे सारे essential elements of a valid contract. नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये इंस्टीट्यूट क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है इसमें से. व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, एनफोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, ऐसे वो आपको पूछेंगे. तो आपको उनमें जो भी 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो लिखने पड़ेंगे. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं इज़ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी. तो अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी 3 है: वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल. फिर से बोलो मेरे साथ. अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी क्लासिफिकेशन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट. हम दोबारा से बोलेंगे. अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी इट मे बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट. तो ऐसे बार बार रिपीट करते जाओ, आपको अच्छे से याद हो जाएगा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दे हैव यूज्ड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये शुरू में तो वैलिड था, बट बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड व्हेन एंटर्ड, बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, दे बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ये पहले वैलिड था फिर वॉइड हो जाएगा. ज इट मीन्स इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J. ओके, तो सेक्शन 2J में इसको डिफाइन किया है. डेफिनेशन क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल. दोबारा से बोलेंगे. सेक्शन 2J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. तीसरी बार भी बोलेंगे. चलो. Section 2J of the Indian Contract Act defines void as: void contract means a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 2 क्लॉज J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखते हो तो उसका ईयर भी लिखना है एग्जाम में वाइल राइटिंग द डेफिनेशन. तो कॉन्ट्रैक्ट्स वर वैलिड व्हेन एंटर्ड, लेटर दे बिकम वॉइड. यहाँ पर अगर कोई बेनिफिट मिला है तो वो रिस्टोर करना पड़ेगा. सेक्शन 65 टॉक्स अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, यहीं पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देती हूँ. रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 64. ये एग्जाम में आता है. सेक्शन 64 एंड 65. 64 तो इतना नहीं आता है, लेकिन 65 ज़रूर आता है एग्जाम में. तो आपको ये याद रखना है कि अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कोई बेनिफिट मिला है तो वो रिस्टोर करना पड़ेगा, एंड दैट इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 65. वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब कि भाई इसमें कुछ तो भी अनलॉफुल हो गया या इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग है, इसीलिए ये वॉइड हो गया. जी. तो वॉइड एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज G. सो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है कि ये दे आर वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इसको बोलते हैं हम वॉइड एब इनिशियो. तो सेक्शन 2 क्लॉज G, वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट जैसे लोन दे दिया माइनर को या कॉन्ट्रैक्ट फॉर किलिंग है, तो दे आर वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल मतलब आई विल डिसाइड कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे वैलिड रखना है या वॉइड करना है. आई मतलब ये टू
आई में इसको डिफाइन किया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I, बिकॉज आई अग्रीव पार्टी डिसाइड्स वेदर वी वांट टू ट्रीट दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड और वॉइड। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर एग्रीव पार्टी के पास दो ऑप्शंस होती हैं, आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड और कैंसिल, दैट इज रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आप कैंसिल कर रहे हो देन यू विल हैव टू रीस्टोर द बेनिफिट एंड दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 64। जब तक कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल नहीं कर देते तब तक ये वैलिड रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे की पॉइंट्स क्या है, अगर आपको वॉइडेबल पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसके की पॉइंट्स क्या है, आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one party but not at the option of the other is a voidable contract। definition है, इसीलिए हम फिर से बोलेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे। सेक्शन 2I of the Indian Contract Act 1872 defines voidable contract as an agreement which is enforceable by law at the option of one party but not at the option of the other is voidable contract। तो ये जो options है that is available only and only with the aggrieved party, it is not available with the party जिसने कोअर्जन किया है या यू नो अदर पार्टी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। द ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली विद द एग्रीव पार्टी। जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स where the consent is obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, the contract is voidable, and the contracts where the consent is obtained by mistake, they are void। हम नॉर्मली जो मेरे रेगुलर लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है, वहाँ पर मैं आपको पूरा रीज़न के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वॉइड क्यों है, ये वॉइडेबल क्यों नहीं है, हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो फॉर वीडियो लेक्चर्स, बुक्स एंड टेस्ट सीरीज डू विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन आपको रीजनेबल टाइम में इसको कैंसिल करना है। अगर कोई बेनिफिट मिला है तो सेक्शन 64 बोलता है दैट द बेनिफिट विल हैव टू बी रीस्टोर्ड। तो वॉइडेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू लर्न दैट फॉर एग्जाम। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी। तो हम अच्छा इलीगल मुझे लगता है मेरा रह गया आपके साथ डिस्कस करना। इलीगल एग्रीमेंट भी आता है इधर। इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। द वर्ड फॉरबिड दैट इज द की वर्ड। फॉरबिड वर्ड आपको दिख गया ना, मतलब ये इलीगल है। फॉरबिड मीन समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, जैसे किलिंग का कोई एग्रीमेंट हो गया, गैम्बलिंग हो गई, दीज आर ऑल इलीगल। यहाँ पर मेरा की वर्ड है forbidden by law। Then we have classification according to enforceability। Contract enforce करें तो valid है, enforce नहीं कर सकते तो वो unenforceable contract हो जाता है। yes? तो अगर हम valid contract की बात करें तो इसमें सारे essential elements present होंगे। unenforceable contract means there is some technical defect। तो मेरे लिए keyword यहाँ पर हो जाता है technical defect। there is some technical defect, that is it's not in writing, it's not registered, attestation चाहिए था, stamping चाहिए था, मैंने नहीं करवाया, ठीक है। तो there is some technical defect। technical defect is the key word। once the technical defect is removed then the contract becomes enforceable। yes, then we have classification according to formation। according to formation मतलब form कैसे होता है, maybe by words, oral or written, तो उसे बोलते हैं express contract। अच्छा वर्ड्स यूज नहीं किए मैंने, देन दे आर नोन एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्शन से पता चलता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से पता चलता है। देयर इज अ टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इट्स नोन एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट मतलब साइलेंस से पता चलता है, ये कोई सेपरेट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं बिकॉज दे आर जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड बाय लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम क्वासी भी बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन के हिसाब से इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओरल और रिटन, या फिर इट मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्शन, फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, या एक टाइप का इम्प्लाइड हम बोलते हैं उसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस वर्ड्स आर यूज्ड, इम्प्लाइड में वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम एक्शन, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट इज कूली वाला जो एग्जाम्पल है कि ए कूली इन यूनिफॉर्म टेक्स द लगेज ऑफ बी, वो कूली के साथ हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि वर्ड्स आर नॉट यूज, लेकिन हमारे एक्शन से पता चलता है दैट ही इज़ पिकिंग अप अवर लगेज, ही दैट इज़ एन इम्प्लाइड ऑफर, वी अलाउ हिम, दैट इज़ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऑल्दो हमने कुछ अलग से एग्री नहीं किया था बट वी विल हैव टू पे फॉर इट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इन पे आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, आपको क्या लेंथ होनी चाहिए,
जो हम फॉर्मेट बताते हैं, जैसे प्रोविजंस होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, एनालिसिस, ये फॉर्मेट में क्या कैसे लिखना है, all this is discussed in my compiler bomb. Compiler is a compilation of all the past exam study material, RTP, MTP questions arranged unit wise. ये compiler वैसे तो हमारे lectures के साथ हम देते ही हैं, लेकिन आप इसे अलग से भी परचेज कर सकते हो फ्रॉम माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. तो कंपाइलर में हमने सारे जितने भी आज तक इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चंस है ना, वो सारे उसमें लिखे हुए हैं. मतलब इससे एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक तो इंस्टीट्यूट के पास भी नहीं होगा. हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले हैं उसमें. ऑल द क्वेश्चंस हैव फुल लेंथ आंसर्स एज एक्सपेक्टेड बाय ICAI. तो जैसे ही मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोलती हूँ कि पहले आप बुक में से थ्योरी पढ़ लो, अच्छे से उसको याद कर लो, एंड इमिजिएटली एक यूनिट पढ़ लिया ना, उसके कंपाइलर में से क्वेश्चंस कर लो. डोंट वेट फॉर द एंटायर एक्ट और फॉर द पोर्शन टू गेट ओवर. फिर ये सब क्वेश्चन आंसर्स करके ना कोई फ़ायदा नहीं होता. हम प्रोविजंस तो भूल जाते हैं. प्रोविजंस की एप्लीकेशन कैसी होती है, उस पर क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कंपाइलर विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट दैट. ओके, तो चलो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट था वो कूली वाला एग्जाम्पल, और उसका आंसर मैंने बोला आपको कंपाइलर में भी हमने बहुत अच्छे से उसको लिखा हुआ है. समटाइम्स द कॉन्ट्रैक्ट में बी इम्प्लाइड बाय लॉ. पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लॉ बोलता है भाई तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया. ये जो इम्प्लाइड बाय लॉ है ना, इसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं. टैसिट क्या होता है? टैसिट में साइलेंस इज यूज्ड, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, लेकिन साइलेंस से पता चल जाता है. टैसिट एग्जाम में अगर आया तो दो ही चीज़ों में आएगा, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एंड ATM. बाकियों में आप टैसिट वर्ड यूज नहीं करोगे. देन वी हैव क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. परफॉर्म करना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन एक ही पार्टी ने किया, दूसरे का काम बाकी है, उसे बोलते हैं हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. फिर इसमें आता है एग्जीक्यूटरी, जिसमें मुझे काम करना बाकी है, ऑल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो परफॉर्मेंस मतलब क्या मैंने मेरे प्रोमिसेस फुलफिल कर दिए हैं, नहीं किए हैं तो क्या बाकी है, या किसी एक पार्टी ने किया या दोनों का बाकी है. तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मेरी क्लासिफिकेशन होगी देन विल बी एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी ऑल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जहां पर दोनों पार्टीज ने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, एग्जीक्यूटेड वर्ड आप तब यूज करोगे व्हेन बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, नथिंग रिमेन्स टू बी डन. लेकिन अगर सिर्फ एक ही पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, दूसरे का करना बाकी है, फॉर्मेशन के टाइम पे अगर एक ही पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है लेकिन दूसरे का बाकी है, देन दैट इज नोन एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनि मतलब वन, इट्स अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट. In this type of contract, only one party has to perform, दूसरी पार्टी ने अपना काम पहले ही कर दिया है. Executory contract also known as bilateral contract, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज ने अपनी obligation पूरी करनी है. When both the parties to the contract have to still perform their obligation, then it is known as executory contract, also known as bilateral contract. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा. चलो रिवाइज कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, इट मे बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट. अकॉर्डिंग टू एनफोर्सिएबिलिटी, इट मे बी वैलिड या फिर अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. लॉजिक लगा के, नाम के साथ उसका लॉजिक लगा के पढ़ो, याद हो जाएगा. फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे होता है? वर्ड से होता है. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस, दोनों ने परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का काम करना बाकी है, एग्जीक्यूटरी या फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है कॉन्ट्रैक्ट बोले तो वो हमने समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको सेक्शंस भी पढ़वा दिए, लिस्ट भी दे दी. अच्छा, इसके बाद एक 10x वीडियो होगा. 10x मतलब वो आप मिनिमम 10 टाइम्स तो सुनोगे ही सुनोगे, क्योंकि उधर मैंने दोबारा से सेक्शन नंबर्स की सिर्फ लिस्ट एक बार आपको रीड करके सुनाई है, ताकि आप वो बार बार सुनो और याद हो जाए. उधर हमने हेड पॉइंट्स भी कवर किए हैं. असेंशियल एलिमेंट्स के हेड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन की हेड पॉइंट्स क्या होती हैं, तो वो हमने हेड पॉइंट्स वहाँ पर कवर किए हैं. तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर सुना और 10 बार उसको सुनना. ठीक है, तो चलो, ये था हमारा सबसे पहला एपिसोड. दूसरे एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो मैं आपको मेरे सेकेंड एपिसोड में मिलूंगी. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें. आप सुन रहे हैं लॉ का ऑडियोनामा बाय CA प्रीति अग्रवाल.
लॉ बनाएं आसान।